क्लास बिजनेस स्टडीज चैप्टर है विपणन विपणन प्रबंध मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना था। बारी बारी से इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। पहला पॉइंट है बाजार सूचनाओं का एकत्रण व विश्लेषण, गैदरिंग द एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे को सबसे पहला है कि बाज़ार से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और उनका विश्लेषण मतलब अध्ययन करना। ग्राहक क्या चाहते हैं, व्हाट कस्टमर्स वांट, किस मूल्य पर ग्राहक चाहते हैं, एट व्हाट रेट दे वांट, कब चाहते हैं ग्राहक, व्हेन दे वांट, किस तरह का विज्ञापन ग्राहक पसंद करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट दे वांट, कहाँ चाहते हैं मतलब हमारी वस्तुएं किस जगह पर वो उपलब्ध होना चाहते हैं, वेयर दे वांट, किस तरह का वितरण व्यवस्था पसंद है। वितरण व्यवस्था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो हम वस्तुएं उनके घर के समीप दुकानदार के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे लाइक। इन सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इनका विश्लेषण मतलब गहराई से इनका अध्ययन करते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई डिसीज़न लिया जाता है कि किस उत्पाद के लिए बाज़ार के अच्छे अवसर हमारे उपलब्ध होंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है विपणन नियोजन या मार्केटिंग प्लानिंग। जब हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया उसके बाद हम प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे। हम उत्पाद की बाज़ार की हिस्सेदारी जो है 25% से 50% करना चाहते हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है यहाँ पर कि हमारा जो उत्पाद मतलब हमारी जो वस्तु है, हम चाहते हैं कि बाज़ार में हमारी वस्तु जो अभी 25% तक बिकती है वो 50% तक बिक जाए। इसके लिए हम उत्पादन के प्रयास और संवर्धन प्रयासों की योजना बनाते हैं। उत्पादन के प्रयास मतलब कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम करें, क्योंकि जब हमारी वस्तु की बिक्री ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन उत्पादन तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो कैसे उसको बढ़ाएं। और दूसरा संवर्धन प्रयास, संवर्धन सेल्स प्रमोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उनकी बिक्री को हम प्रमोट करें, कैसे उनकी बिक्री को बढ़ाएं। संवर्धन मीन्स बढ़ाना, वृद्धि करना। तो इसके लिए हम प्लान करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि कब क्या काम करना है, कैसे करना है और कौन किस काम को करेगा, ये सब कुछ हम पहले प्लान करते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं जो हमारा उत्पाद डिज़ाइनिंग और विकास करना, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उत्पाद मतलब वस्तु, वस्तु का डिज़ाइन कैसा होगा और उस डिज़ाइन में लगातार सुधार करना। विकास मतलब सुधार करना। तो जिस उत्पाद का डिज़ाइन आकर्षक होता है वो उत्पाद मतलब वो वस्तु जो है उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। और चाहे वस्तु के अंदर कुछ एक कमी क्यों ना हो, परंतु आकर्षक होने पर वस्तु की बिक्री ज़्यादा होती है। तो विशेष डिज़ाइन जो होता है अगर हम बनाते हैं, जैसा और किसी कंपनी ने नहीं बनाया, हमने कोई ख़ास डिज़ाइन बनाया, तो उससे हमारे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या प्रतियोगी लाभ होते हैं। मतलब बाकी प्रतियोगियों के मुकाबले में, बाकी कंपनियों के मुकाबले में हमारी बिक्री जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर अब उत्पाद मतलब वस्तु का जो डिज़ाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो केवल मात्र हमें डिज़ाइन जो है बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करना यही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसका लगातार विकास करते रहना कि इसमें और क्या सुधार करें। मार्केट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ग्राहक किस प्रकार की वस्तु चाहते हैं और हम उसमें लगातार वैसे वैसे सुधार भी करते रहें। अगला पॉइंट हमारा है प्रमापीकरण या श्रेणीयन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। वस्तु का आकार मतलब किस साइज़ की वस्तु है, उसकी किस्म, किस क्वालिटी की वस्तु है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका भार, वजन, वेट कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके प्रयोग में हम जब वस्तु का हमने बनाया है तो वस्तु को बनाते समय कैसे कच्चे माल का हमने यूज़ किया है। इन सब के प्रमाप या स्टैंडर्ड जो है फिक्स कर लेने चाहिए कि उसकी डिज़ाइन ये होगा, उसका आकार ये होगा, उसका किस्म क्वालिटी ये होगी, उसका कलर वेट इस प्रकार का होगा और कच्चा माल उसमें कैसा हमने यूज़ किया होगा स्टैंडर्ड के अनुसार, ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे ही सभी कुछ। ठीक है, तो ये निश्चित हम कर लेते हैं कि वस्तु में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। अगर ए ग्रेड की वस्तु है तो उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। तो अगर हम ऐसी वस्तु को बनाते हैं तो सैंपल के आधार पर हम वस्तु को सेल कर सकते हैं। एक थोड़ा सा सैंपल हम ग्राहक को देंगे, उस सैंपल के आधार पर वैसी वस्तु जो है ग्राहक को सप्लाई की जाएगी। मतलब एक जैसी क्वालिटीज़, एक जैसी विशेषताओं वाली, एक जैसे प्रमापों वाली वस्तु को एक श्रेणी में रखना। जिन सभी वस्तुओं के एक जैसे गुण हैं, एक जैसा रंग, एक जैसा आकार है, उसको एक कैटेगरी में रख देना कि सबसे अच्छी वस्तुएं ए ग्रेड में एक कैटेगरी में, दूसरी वस्तु जो है बी ग्रेड में, उसके घटिया सी ग्रेड में, ऐसे करके। तो श्रेणियन इसे कहा जाता है, ग्रेडिंग इसे कहा जाता है। तो जब हम ग्रेडिंग कर देते हैं तो उससे हमारा क्रय और विक्रय, वस्तु को खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। ग्राहक सीधा बोलता है हमारे को ए ग्रेड मतलब सबसे अच्छी वस्तु दिखाओ, ग्राहक बोलता है मुझे डी ग्रेड की वस्तु दो मतलब जिसकी कीमत कम हो और थोड़ी क्वालिटी उसकी कम हो।
तो श्रेणीन का प्रयोग जो है, ग्रेडिंग का प्रयोग सामान्यतः कैसे कहाँ पर होता है? जैसे कृषि पदार्थों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अनाज हम खरीदते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी की गेहूँ, उससे घटिया कपास, तंबाकू, सेब, आम इत्यादि में जनरली इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है उसको पैक करना वस्तु को, ठीक है। तो पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है कि वस्तु को हम जब डब्बे इत्यादि में पैक कर देते हैं तो संग्रहण, इसका उद्देश्य संग्रहण मतलब स्टोरेज। तो वस्तु को हमने जो स्टोर करना है अच्छे तरीके से पैक की होगी तो बहुत लंबे समय तक वो सेफ रहेगी, ख़राब नहीं होगी। दूसरा इसमें है परिवहन समय टूट फूट या क्षय की या क्षति को रोकना, कि जब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में वस्तु ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं है, इसलिए हम उसको अच्छे से पैक करते हैं। तो पैकिंग का ये महत्व होता है कि उसे स्टोर जब तक किया जाए तब तक उस पैकिंग के अंदर वस्तु ख़राब ना हो, और जब रास्ते में वो जा रही हो तो भी वो पैकिंग के अंदर ख़राब ना हो। दूसरा, पैकिंग का एक और तरीका, एक कारण ये भी होता है कि वस्तु को लाने और ले जाने, पकड़ने, उठाने में भी आसानी होती है। जैसे हमने डब्बे में पैक किया और उसको हैंडल लगा दिया, एक पैकेट में पैक किया और पैकेट को भी हैंडल लगा दिया, तो वस्तु को उठाने, लाने, ले जाने, पकड़ने में इससे आसानी होती है। यदि वस्तु ग्राहक जो है वो अलग अलग मात्रा में वस्तु को पसंद करता है तो हमारे को भी वस्तु को अलग अलग पैक में, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग पैकेट बनाकर वस्तु को पैक करना चाहिए। तो पैकिंग के लिए नॉर्मली हम बोतलों का प्रयोग करते हैं, कैंस, पीपों का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग करते हैं, डिब्बों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लेबलिंग क्या चीज़ होती है? लेबलिंग का मतलब होता है जब हमने डब्बे के अंदर किसी वस्तु को पैक कर दिया तो डब्बे के अंदर क्या वस्तु है वो तो हम खोल के देख नहीं सकते, बॉटल के अंदर खोल के देख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, डब्बे के ऊपर या बॉटल के ऊपर एक कागज़ चिपका देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है भाई ये वस्तु है, इस नाम की वस्तु है, इस कंपनी की वस्तु है, इस तारीख को ये बनी है, इस तारीख को एक्सपायर होगी, इसको कैसे यूज़ करना है, डेट ऑफ एक्सपायरी, इसका रेट वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, सारी डिटेल जिस कागज़ के ऊपर लिख के हम चिपका देते हैं, दैट इज़ नोन एज लेबल, उसे लेबल कहा जाता है। तो डब्बे के ऊपर अब जो पैकिंग है उसके ऊपर लेबल चिपकाना जो है वो भी ज़रूरी होता है ताकि ग्राहक को बाहर से देख के मालूम चल जाए कौन सी वस्तु किस ग्रेड की है। अगला हमारा है नामकरण या फिर ब्रांडिंग। सामान्यतः हर एक कंपनी जो होती है उसने अपनी वस्तु का एक नाम रखा होता है। तो जब वस्तु का नाम हम देते हैं इसको ही नामकरण या फिर ब्रांडिंग कहा जाता है। हमने अपनी कंपनी की वस्तु का जो नाम रखा वो ब्रांड नेम कहलाता है। ये इसलिए नाम इसलिए रखा जाता है ताकि बाज़ार में हमारी वस्तु की बाकी कंपनियों की वस्तुओं से अलग पहचान हो जाए। जो नाम इस प्रकार का होना चाहिए जो बाकी कंपनियों के नामों से भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए, यही ब्रांडिंग होती है। और जब हम अपनी कंपनी के ब्रांड नेम को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा लेते हैं द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अनुसार, तो वो जो हमारा ब्रांड नेम होता है वो ट्रेडमार्क बन जाता है। 7वां पॉइंट हमारा आता है ग्राहक सहायता सेवा, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ग्राहक की सहायता और सेवा करना जो है वो नेक्स्ट हमारा फंक्शन या कार्य आता है मार्केटिंग का। तो इसमें पहला हो गया बिक्री उपरांत सेवा या आफ्टर सेल सर्विस। जब हमने वस्तु को बेच दिया उसके बाद भी हम सुविधा देते हैं कि 4 साल, 5 साल, 10 साल तक हम आपकी फ्री में गारंटी पीरियड में सर्विस करके देंगे, रिपेयर करके देंगे। तो ये वस्तु की हम सेवा फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं पर बिक्री के उपरांत, बिक्री के बाद। सेकंड है ग्राहक शिकायत निवारण, हैंडलिंग द कस्टमर्स कंप्लेंट। अगर ग्राहकों की कोई शिकायत है उसको दूर जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अगला है तकनीकी सेवाएं, टेक्निकल सर्विसेज, तकनीकी जानकारी देना, कैसे अगर कोई ख़राबी आ गई उसको कैसे ठीक करवाना इत्यादि, ये हम देते हैं सुविधा। उधार सुविधा अगला है क्रेडिट फैसिलिटी, कि जो ग्राहक नकद नहीं खरीद सकते उनको उधार सामान बेचने की सुविधा भी हम देते हैं। अगला है देख रेख सुविधाएँ या मेंटेनेंस सर्विसेज, की थोड़े समय तक आप मेंटेनेंस करवा सकते हैं, मतलब चेक करवाना कि भाई ठीक चल रही है कि नहीं, कोई ख़राबी, कोई कमी तो नहीं आ गई, उसके पैसे हम नहीं लेते, तो इसे मेंटेनेंस सर्विस कहा जाता है। उत्पाद संबंधी सूचना या प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज, वस्तु के बारे में जानकारी देना, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम जो देते हैं। कोई नई वस्तु आ रही है उसके बारे में बताना, कोई वस्तु के नए उपयोग हमने ढूंढे उसके बारे में बताना इत्यादि। यदि हम ये सारी सुविधाएं ग्राहकों को देते हैं तो उससे ग्राहक हमारे संतुष्ट होते हैं, उनकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। और जब ग्राहक हमारी संतुष्टि, हमारी वस्तुओं से संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी कंपनी की सेवाओं से संतुष्ट होते हैं, तो उनका लगाव हमारी कंपनी की ओर बढ़ जाता है। और जब उनका लगाव हमारी कंपनी की ओर बढ़ता है तो फिर ग्राहक बार बार केवल मात्र हमारी वस्तु को क्रय करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया पॉइंट नंबर 8, उत्पाद का मूल्य निर्धारण।
जब हम किसी वस्तु उत्पाद मतलब वस्तु प्रोडक्ट जो वस्तु हम बना रहे हैं उसका मूल्य अब कितना फ़िक्स करना है, ये भी मार्केटिंग में आता है। तो जब वस्तु का मूल्य हम फिक्स करते हैं कि भाई इस वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उसमें हम कुछ चीज़ों को शामिल करते हैं। पहली चीज़ है लागत। लागत का मतलब वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ लाभ जोड़ देते हैं अपना, कि भाई इतने की तो वस्तु हमारे को पड़ी पर हमने इतना प्रॉफिट लेना है। उसके बाद है प्रतियोगी उत्पाद का मूल्य। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे जैसी वस्तु बनाने वाली और जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना मूल्य कितना रखा। अगर उन्होंने लाभ जोड़ के भी और ज़्यादा मूल्य रख दिया है तो हम भी थोड़ा और मूल्य बढ़ा देंगे ताकि हमारे को प्राइस मिल जाए उसका। अगला है सरकार की नीति का भी ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ने अगर कोई नियम बनाया कि इस वस्तु का मूल्य इससे ज़्यादा नहीं हो, तो वो भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मूल्य जब निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है वस्तु का रेट, तो उस टाइम पर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि मूल्य उतना ही रखा जाए जो कि ग्राहक को ज़्यादा ना लगे। ग्राहक को लगे कि ये बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, इतना सा सामान्य सा रेट ही कंपनी ले रही है। ग्राहक को यदि ज़्यादा रेट लगेगा तो वस्तु को क्रय नहीं करेगा। और वस्तु का मूल्य कम भी ना रखा जाए, इतना का जो है मूल्य होना चाहिए कि हमारी कंपनी पर्याप्त मात्रा में वस्तु को बेच करके लाभ भी कमा ले। अगला पॉइंट हमारा आता है संवर्धन या फिर प्रमोशन। प्रमोशन संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना, टू प्रमोट, हमारी सेल को बढ़ाना। तो यहाँ पर ये बोला गया उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में, उत्पाद बताया गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होता है, वस्तु। ठीक है। हमारी कंपनी द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है उसके बारे में हम सूचना देंगे ग्राहकों को, उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये वस्तु हमारी कंपनी ने बढ़ाई है। और ये कैसे आता है, सेल्स प्रमोशन से आता है। उसके बाद में प्रमोशन या सेल्स प्रमोशन के द्वारा हम ग्राहकों को वस्तु को खरीदने के लिए मोटिवेट प्रेरित भी करते हैं। तो इसके लिए 4 विधियाँ हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट इसमें है विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन के द्वारा लोगों को सूचित किया जाता है। दूसरा चैप्टर हमने पूरा पढ़ा था विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय या जैसे हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, ये चैप्टर भी हम कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। अगला हमारा है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, ये भी पूरा चैप्टर हमने कर लिया है, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। और प्रचार या पब्लिसिटी, ये भी हमने कर लिया है, पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। इनके माध्यम से या इनका उपयोग करते हुए हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 10, भौतिक वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हम वस्तु को कैसे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। तो वस्तु को उत्पादन स्थान मतलब फैक्ट्री से लेकर उपभोग स्थान तक पहुंचाना, उपभोग मतलब ग्राहकों के पास तक पहुंचाने का जो कार्य है वो इसमें डिसाइड किया जाता है। तो वस्तुएं उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक कैसे पहुंचेंगी हम ये डिसाइड करते हैं। तो इसमें 4 तत्व बचे या 4 एलिमेंट्स या इसके 4 पार्ट्स में हम इसको डिसाइड करते हैं। पहला है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, कि हम वस्तुएं किस मीडिया से कैसे कौन से ट्रांसपोर्ट के द्वारा वस्तु जो है हमारी फैक्ट्री से लेके थोक के विक्रेता या फुटकर विक्रेता तक जाएगी। सेकंड पॉइंट है मात्रा या फिर स्टॉक की मात्रा, जिसको इन्वेंट्री कहते हैं, कि कितना स्टॉक हमारे को, कितना सामान तैयार करके हमारे को अपनी फैक्ट्री में रखना है। अगला पॉइंट है भंडारण या वेयर हाउसिंग। वही भंडारण का मतलब होता है हमारे गोदामों में हमें कितना सामान रखना है ताकि एकदम से ऑर्डर आ जाए तो हम सामान भेज सकें। आदेश प्रक्रिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है कितने समय के अंदर कोई ऑर्डर अगर कोई कंपनी हमारे को देती है कि वस्तुएं दे दो, तो कितने समय के अंदर हम वो वस्तुएं बना करके ग्राहक को सप्लाई कर देंगे। वस्तुएं ठीक समय पर पहुंचाना जो है वो बहुत आवश्यक होता है कंपनी के रेपुटेशन के लिए। अगला पॉइंट हमारा आता है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। उसमें ये बोलेंगे कि आवश्यक नहीं है कि उत्पादन, विक्रय, उपभोग सब एक ही जगह पर हो जाए। मतलब जहाँ पर ये वस्तु हम बनाते हैं वहीं पर वस्तु बिक जाती है, वहीं पर ग्राहक आके उसको यूज़ कर लेता है, ऐसा आवश्यक नहीं होता। तो ग्राहक को वस्तु अपनी फैक्ट्री से उठा करके ग्राहक के घर तक पहुंचाने का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के द्वारा किया जाता है। और इसे ही हम स्थान उपयोगिता या प्लेस यूटिलिटी भी कहते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। सेकंड पॉइंट हमारा 12th पॉइंट हमारा है संग्रहण या फिर स्टोरेज। संग्रहण या स्टोरेज क्या होता है, ये भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वस्तु जब हम बना लेते हैं, जब तक वस्तु बिक नहीं जाती तब तक उसको गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है। तो वस्तु के उत्पादन और विक्रय हो जाने के बीच में जो समय का अंतर होता है, हमने वस्तु कब बनाई और कब वस्तु बिकी, इन दोनों टाइम के बीच में जो अंतर हमारा होता है, इस अंतर को हम स्टोरेज के द्वारा, उस समय के दौरान हम स्टोरेज के द्वारा वस्तु को सुरक्षित रखते हैं।
ठीक है। तो गोदामों में माल को सुरक्षित रखा जाता है। अगर हम सामान को स्टोर करने में ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं तो इस लापरवाही के कारण बना बनाया हमारा सारा सामान नष्ट हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम समय उपयोगिता के द्वारा दूर करते हैं। 13 पॉइंट है अधिकार का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल। अधिकार का स्थानांतरण, ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब सामान हमारी दुकान में पड़ा है तो उसके ऊपर पूरा अधिकार जो होता है वो दुकानदार का होता है, और जब उस वस्तु को बेच दिया जाता है तो उसके ऊपर अधिकार ग्राहक का हो जाता है। तो हमने अधिकार को, अब दुकानदार ने ग्राहक को अधिकार दे दिया तो इसे ही अधिकार का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कहा जाता है। जब वस्तु बिक जाती है तो वस्तु के अधिकार पत्र जो होते हैं वो हम बनाते हैं, मतलब दुकानदार बनाता है, और फिर ग्राहक को वो वस्तु जो होती है ग्राहक के नाम हम कर देते हैं, उसका बिल बना देते हैं ग्राहक का नाम का कि आज से ये वस्तु आपकी हो गई। 14 पॉइंट हमारा है जोखिम उठाना या रिस्क टेकिंग। अब बीच में जब तक वस्तु बिक नहीं जाती तब तक का जोखिम उठाना भी जो है मार्केटिंग में ही आता है। वस्तु में जब वस्तु हमने बना दी और जब तक वस्तु ग्राहक ने खरीद नहीं ली तब तक वस्तु के मूल्य में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो सकता है, डिमांड चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, फैशन में परिवर्तन हो सकता है जो वस्तु हमने बनाई उसका फैशन परिवर्तित हो गया, या फिर अनुचित प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, गलत तरीके से कंपटीशन दूसरे दुकानदारों ने शुरू कर दिया। तो ये सारा जोखिम जो है हमारे को सहन करना होता है, रिस्क हमारे को सहन करना होता है। तो ये सारा रिस्क जो होता है इसको हम कैसे आसानी से कम कर सकते हैं, तो पूर्वानुमान अगर पहले से एस्टिमेट लगा देना कि भाई ऐसा होने वाला है, तो पूर्वानुमान अगर हम सही लगाते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, यदि हम बीमा करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो इसके द्वारा भी जोखिम को कम किया जा सकता है। 15 पॉइंट है सेवा कार्य या फिर सर्विसेज। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिक्री कर देने के उपरांत, विक्रय के उपरांत भी हम जब सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसे विक्रय उपरांत सेवा या सेवा कार्य कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है विपणन की भूमिका या रोल ऑफ मार्केटिंग। विपणन का व्यवसाय और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा महत्व है। विपणन मतलब मार्केटिंग का बिजनेस के लिए तो महत्व है ही, क्योंकि इसके द्वारा वस्तु बिकती है, बिजनेस लाभ कमाता है, पर देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था इसके द्वारा विकसित होती है। तो हमने 2 फ्लो चार्ट बनाए हैं, इनके द्वारा हम समझते हैं। पहला है एक फर्म की भूमिका, रोल इन ए फर्म। तो जो सेकंड वाला है, ऊपर वाला जो है वो फर्म की भूमिका का पॉइंट है, रोल इन ए फर्म का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें पॉइंट, जो सेकंड वाला है वो इसको ऊपर वाला जो है वो देखेंगे फर्म की, एक फर्म में भूमिका। तो सबसे पहले क्या हुआ, उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा की सूचना एकत्रित करना, कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड रेट। ग्राहक की क्या इच्छा है, क्या उसकी आवश्यकता है, पहले तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सूचना प्राप्त करेंगे कि ग्राहक जो हमारा है वो क्या चाहता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाएगा उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करना। फिर जो सूचनाएं हमारे पास आई अब उसका विश्लेषण करना है, अध्ययन करना है कि ग्राहक क्या चीज़ चाहता है और उसके आधार पर हम चीज़ को कैसे बनाएं। तीसरा पॉइंट है, जब हमने सूचनाओं का विश्लेषण किया, गहराई से अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद अगला पॉइंट आता है उत्पाद निर्माण का निर्णय लेना। हमने ये निर्णय लिया, पहले पता लगाया कि ग्राहक क्या चाहते हैं, उसके बाद उत्पाद निर्माण का निर्णय लेना, टेकिंग डिसीजन टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, कि ग्राहक की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार अब उत्पाद मतलब वस्तु का हम निर्माण करें, और निर्माण करने का डिसीजन हम ले लेते हैं। अब हमने डिसीजन ले लिया कि हम वस्तु बनाएंगे, तब क्या होगा, फिर जब हमने वस्तु ग्राहकों की इच्छा अनुसार बना दी तो अगला पॉइंट आ गया उपभोक्ता को मनपसंद उत्पाद उपलब्ध करवाना, मेकिंग अवेलेबल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। हमने ग्राहक की इच्छा अनुसार वस्तु बनाई, अब ग्राहक को उसकी मनपसंद वस्तु जो है वो अवेलेबल कराएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। और जब ग्राहक को उसकी मनपसंद वस्तु मिल जाती है तो अगला पॉइंट आता है उपभोक्ता संतुष्टि या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इससे ग्राहक संतुष्ट होते हैं। और जब भी किसी कंपनी से ग्राहक सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी कंपनी की बिक्री में वृद्धि होती है, सेल्स प्रमोशन होती है। और जब कंपनी की सेल बढ़ती है तो कंपनी के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि बिक्री अधिक होने का मतलब लाभ अधिक, और लाभ कमाना ही तो कंपनी का उद्देश्य होता है। सो अचीविंग द गोल बाय द फर्म, फर्म के उद्देश्य प्राप्ति हो जाना। जब फर्म की उद्देश्य प्राप्ति हो जाती है तो फिर मालिक उसको बहुत लंबे समय तक चलाते हैं और बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फर्म की दीर्घायु और विकास इसके द्वारा संभव होता है। सो लॉन्गेविटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्म इज़ पॉसिबल। दूसरा पॉइंट हमारा है अर्थव्यवस्था में भूमिका, रोल इन द इकोनॉमी। एक जो मार्केटिंग है उसका देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो पहला वही है उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छा की सूचना एकत्रित करना, पहले वाला पॉइंट
जस्ट इसके नीचे है, ठीक है। तो हमने उपभोक्ता की आवश्यकता इच्छा की सूचना एकत्रित की कि भाई क्या ग्राहक चाहते हैं, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड टेस्ट। तो उसके बाद अगला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेने के बाद नई व्यापारिक क्रियाएं करने के लिए प्रेरित होना। फिर जैसा ग्राहक चाहते हैं वैसी नई वस्तुएं हम बनाएंगे अब ग्राहकों की इच्छा के अनुसार। इसके लिए हम मोटिवेट होते हैं, टू बिकम मोटिवेटेड फॉर द न्यू बिजनेस एक्टिविटीज़। जब हम मोटिवेट हुए तब क्या होगा, और ज़्यादा हम ऑफिस फैक्ट्रीज लगाएंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा आ गया नई औद्योगिक क्रियाएं स्थापित करना, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना। टू एस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, औद्योगिक इकाइयाँ या इंडस्ट्रियल यूनिट्स का मतलब होता है नई फैक्ट्रियाँ लगाना। जब हम नई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो अगला पॉइंट आता है रोजगार के अवसर में वृद्धि, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नई फैक्ट्री लगने पर नए लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जब लोगों को नौकरी मिल जाती है तो उससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन पर पर्सन इनकम। हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है क्योंकि उसको नौकरी मिल गई है, अब उसकी इनकम बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जब उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो लोगों का जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा। इम्प्रूविंग इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पब्लिक, सामान्य जनता का जीवन स्तर जो है वो सुधर जाता है। जब लोगों का जीवन स्तर सुधरता है तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी।